नागोरो एक छोटा जापानी गांव है जिसकी एक बहुत ही डरावनी विशेषता है। इस गांव में इंसानों की तुलना में खिलौने वाली गुड़िया 10 गुना ज़्यादा रहती है। इसके पीछे की वजह सुकीमी आयोनो थी, जिन्होंने अपने पड़ोसियों के मरने या चले जाने के बाद उनकी गुड़िया बनाना शुरू कर दिया। और गुड़िया भी एकदम गुजरे हुए इंसानों की तरह, वही कद काठी और वही वजन भी। इन भयानक हमशक्लों वाली गुड़िया को पूरे गांव में कहीं भी देखा जा सकता है, जैसे कि इमारतों के बाहर बेंचों पे आराम करते बुजुर्गों की तरह, नदी के किनारे बैठे मछुआरे की तरह, या फिर क्लास में बैठे छात्र की तरह। नगारों में अब लगभग 350 गुड़िया और केवल 27 जीवित इंसान हैं। शाम होते होते ये गांव डरावना और खौफनाक एहसास देने लगता है, जिससे निश्चित रूप से बचना चाहिए। लेकिन अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो अपने आप को खौफनाक स्थितियों में डालने की कल्पना करते हैं, तो आपको यहाँ ज़रूर जाना चाहिए। अगर आप कभी फिलीपींस घूमने का प्लान करें तो सगाड़ा ज़रूर जाएं। यहाँ सगाड़ा में लोग अपने मृतक प्रियजनों को दफनाते नहीं हैं, बल्कि उनके ताबूत यानी उनके कॉफिन को हवा में लटकाते हैं। फिलीपींस के इस क्षेत्र के लोग अपने मृतकों को चट्टानों के किनारों से जुड़े ताबूतों में दफनाने के लिए जाने जाते हैं, और ये परंपरा हजारों साल पुरानी है। जहाँ मरने वाला व्यक्ति मरने से पहले अपना खुद का ताबूत बनवाता है। चट्टान के किनारे बने कई ताबूत सैकड़ों साल पुराने हैं और सभी बिल्कुल अलग दिखते हैं, क्योंकि वे विशेष रूप से उस व्यक्ति द्वारा बनाए गए थे जो अब उनके अंदर आराम कर रहे हैं। वैसे ये इकलौता ऐसा अंतिम संस्कारिक रिवाज नहीं है, बल्कि दुनिया में ऐसे और भी अलग तरह के अंतिम संस्कार होते हैं जिनके बारे में आप जानकर चकित रह जाएंगे। हम इस पर भी एक वीडियो जल्द लाने वाले हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में कुछ दिनों में मिल जाएगी। पोवोगेलिया इटली का एक ऐसा द्वीप है जहां आप तटों से टकराती लहरों के साथ हड्डियां और खोपड़ियां देख सकते हैं। या अगर आप इस द्वीप पर बोटिंग करने गए हैं तो शायद आपकी नाव कंकालों के दलदल में फंस भी सकती है। ये द्वीप एक समय ब्लैक डेथ प्लेग पीड़ितों का डंपिंग ग्राउंड था, यानी कि ब्लैक डेथ महामारी में मरे हुए पीड़ितों को यहाँ दफनाया या फेंका जाता था। इस स्थान पर कई प्रकार के असाधारण गतिविधियां होती रही हैं, जिसके चलते लोग यहाँ आने से डरते हैं। कहा ऐसा भी जाता है कि इस द्वीप में एक मानसिक चिकित्सक की मृत्यु भी हुई थी, जिसे अप्राकृतिक शक्तियों द्वारा गला दबाकर मार डाला गया था। आज तक उस मानसिक चिकित्सक की मौत का राज राज ही है। यदि आप ब्लैक डेथ की रहस्यमय महामारी के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। विलियार्ड असाइलम। यह असाइलम 1869 में अस्तित्व में आया था और इसकी क्षमता एक समय में लगभग 4000 रोगियों की थी। इस असाइलम के पूरे काल में लगभग 50,000 मौतें हुई, जिनमें से केवल कुछ ही प्राकृतिक यानी कि नेचुरल डेथ थी। मैरी रोटे नाम की एक महिला ने इस असाइलम की दीवार के भीतर 10 साल बिताए थे। वहीं एक अन्य युवा लड़की को तब से इस असाइलम की एक कोठरी में जंजीर से बांध दिया गया था जब वे बच्ची थी, और एक महिला को तो चिकन के टोकरे में कैद करके लाया गया था। पूरी इमारतें इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी के लिए समर्पित थी और मरीजों को शांत करने के लिए उन्हें बर्फ से स्नान कराया जाता था। इस असाइलम का लक्ष्य इन मानसिक रोगियों का बेहतर परिस्थितियों में इलाज, देखभाल, उपचार और आवास प्रदान करना था। ये शरणस्थल 1995 में बंद हो गया और यह अस्पताल हजारों लावारिस शवों का कब्रिस्तान बन गया, जिन्हें अज्ञात कब्रों में दफनाया गया था। आज रात तो छोड़िए, लोग दिन में भी यहाँ नहीं आते। कईयों ने इसे दुनिया में से एक बेहद ही हॉन्टेड जगहों की सूची में रखा है। क्रैको, पेसिलकाटा का भूतिया गांव। इस गांव में आखिरी बार इंसानों को 1963 में देखा गया था। इसके बाद इस गांव के निवासी धीरे धीरे आसपास के इलाकों में बसने लगे। तब से किसी ने इस गांव में जाने का फैसला नहीं किया, क्योंकि इस गांव को बुरी आत्माओं और असाधारण गतिविधियों से शापित माना जाता है। हालांकि जब मैंने गहराई से जांच की तो मुझे पता चला कि भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड के बाद क्रैको गांव को खाली कराया जाना शुरू कर दिया गया था। दरअसल इस गांव की सीवर और वाटर पाइपलाइन सिस्टम की मरम्मत के चलते ये भूस्खलन आया था। 1972 में बाढ़ ने स्थिति और खराब कर दी और 1980 में आए भूकंप के बाद क्रैको का प्राचीन स्थल पूरी तरह से वीराना हो गया। कुछ का कहना था कि ब्लैक डेथ महामारी के कारण भी लोगों ने ये गांव छोड़ दिया था। हालांकि अब इस वीरान गांव में टूरिस्ट बहुत जोर शोर से आ रहे हैं। प्रिप्यात एक वीराने में खोया हुआ अकेला शहर है जो यूक्रेन के कीव क्षेत्र में है। किसी ज़माने में ये एक हरा भरा और फलता फूलता शहर हुआ करता था, पर आज ये लोगों से बंजर और शांत है। दरअसल 27 अप्रैल 1986 को चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना के कारण प्रिप्यात की पूरी आबादी को खाली करा दिया गया था। चेर्नोबिल एनपीपी के कर्मचारियों को स्लैवोतिच के नए शहर में बसाया गया,
जो चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट से 50 किलोमीटर की दूरी पर था। लगभग 4 दशकों के बाद आज ये शहर झाड़ियों और पेड़ों से भर गया है और अब ये धीरे धीरे जंगल में बदल रहा है। अगले 10 या 15 साल में इस शहर की सारी बिल्डिंग अपने आप नष्ट हो जाएगी। वैसे आज प्रिप्यात शहर के कई हिस्से खुले आसमान के नीचे एक सोवियत म्यूजियम में बदल गए हैं। कई कीव ट्रैवल एजेंसियां द्वारा इस शहर का नियमित दौरा आयोजित किया जाता है, खासकर कि उन क्षेत्रों का जो न्यूक्लियर रेडिएशन से प्रभावित नहीं है। खैर, किसी भी तरह से इस जगह पर जाने का ये अच्छा समय नहीं है। पहले तो जाहिर तौर पर न्यूक्लियर रेडिएशन के खतरे के कारण, और दूसरा रूस और यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के कारण। साल्जबर्ग से लेकर पेरिस तक दुनिया के सभी कैटाकॉम्ब में से कोई भी सिसिली के कैटाकॉम्ब जितना डरावना नहीं है। जिन्हें नहीं पता, मैं उन्हें बता दूं कि कैटाकॉम्ब एक अंडरग्राउंड कब्रिस्तान होता है जिसमें कब्रों के लिए एक गैलरी शामिल होती है, जिसे प्राचीन रोमनों द्वारा बनाया गया था। 16वीं शताब्दी के अंत में जब कैपुचिन मठ में कब्रिस्तान खत्म हो गए तो मूल रूप से धार्मिक लोगों ने यह कैटाकॉम्ब बनवाया। कैटाकॉम्ब्स में शवों को प्राकृतिक रूप से ममिकृत यानी कि नेचुरली ममिफाइड किया जाता था। ये कैटाकॉम्ब जल्दी स्थानीय नागरिकों के लिए एक स्टेटस सिंबल बन गया और वे सभी अपनी मृत्यु के बाद अपनी जगह वहाँ पक्की करना चाहते थे, और वो भी अपने महंगे से महंगे कपड़ों में। परिणाम स्वरूप कैटाकॉम्ब कब्रों में अब लगभग 8,000 शव हैं जो अलग अलग गलियारों में विभाजित हैं, जिनमें एक धार्मिक हस्तियों के लिए, एक पेशेवर पुरुषों के लिए, एक बच्चों के लिए और यहाँ तक कि एक कुंवारी लड़कियों के लिए भी शामिल है। लाशों को एक कैटाकॉम्ब की तरह प्रदर्शित किया जाता है, शवों को नए लोगों की तरह कपड़े पहनाए जाते हैं और विचित्र रूप से सजीव पदों पर व्यवस्थित किया जाता है।